दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और जो ये सिलेबस है वो 2021-2022 का है। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला था, उसके अकॉर्डिंगली आपके एग्ज़ाम इस बार दो टर्म्स में होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा और टर्म 2 हमारा जो है वो सब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आपको थोड़ी बुक्स भी इस टाइप से चाहिए जो टर्म वाइज डिवाइडेड हो। तो उन बुक्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उन बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो सिलेबस है। तो ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, तो आप पेशेंस से इसको देखिए, आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। तो यूनिट वन जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी। तो इसके लिए पीरियड्स हैं 24 और जो मार्क्स हैं इसके लिए वो है 16 मार्क्स। ठीक है। तो यूनिट वन में हमारे पास ये भी देखते हैं, यूनिट वन और यूनिट टू ये मिला के 16 मार्क्स हैं। ठीक है। तो अलग से नहीं दिया गया, देखिए यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ये यूनिट वन है और ये यूनिट टू है और ये जो लाइन लगी हुई है ये नीचे तक है। ठीक है। तो यूनिट वन और यूनिट टू मिला के जो है वो हमारा 16 मार्क्स का है। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर वाइज क्या है। चैप्टर वन हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास चैप्टर टू। तो चैप्टर टू हमारा क्या है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। और उसके बाद आता है चैप्टर थ्री, तो नहीं है, चैप्टर थ्री नीचे है क्योंकि ये सेकेंड यूनिट में आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट का नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। और जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारा। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर थ्री पर। तो यूनिट नंबर थ्री में हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो ऊपर जो हमने डिस्कस किया पहले दो यूनिट्स में वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें थी। देखिए, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसका मीनिंग ये, करंट जहां भी फ्लो करेगा तो वहां वो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। ठीक है। तो उनका क्या इफेक्ट रहता है, तो बेसिकली जो आपका प्लस टू का फिजिक्स का सिलेबस है वो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम मैग्नेटिक, इसमें दो चैप्टर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास क्या है, मूविंग चार्जेस। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और उसके बाद सेकंड जो चैप्टर है हमारे पास वो क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है। तो ये दो चैप्टर्स हैं हमारे पास इस यूनिट में। तो इसके लिए जो मार्क्स हैं हमारे पास, अब लाइन चेक कर लेते हैं हम, 17 मार्क्स का है ये। ठीक है, यूनिट नंबर थ्री जो है ये 17 मार्क्स का है। अगर आप देखें ध्यान से, नहीं, यूनिट नंबर थ्री नहीं है 17 मार्क्स का, ये नीचे तक जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे कि कहाँ तक जाता है यूनिट नंबर थ्री, क्योंकि मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिट वाइज नहीं है। यहाँ पर देखिए मार्क्स यहाँ तक जा रहे हैं, दैट मीन्स यूनिट नंबर थ्री और यूनिट नंबर फोर ये मिला के हमारा 17 मार्क्स का है। तो पहले दो यूनिट हमारे 16 मार्क्स के थे, अब हमारे पास यूनिट नंबर थ्री और यूनिट नंबर फोर भी हमारे 17 मार्क्स के हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए कि हर एक यूनिट जो है 8 मार्क्स का आएगा आपका। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। एसी की बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको पता है करंट दो तरह के होते हैं, एसी और डीसी। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर इसका रिलेशनशिप इसके साथ क्या है, किस किस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए यहाँ पर इंडक्शन की बात आ रही है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्शन क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। तो ऊपर कैपेसिटेंस की बात कुछ की हमने। ठीक है, यहाँ पर इंडक्शन की बात आ गई। तो डिटेल सिलेबस हम स्टडी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब 17 मार्क्स में इंक्लूडेड है। तो इसमें चैप्टर्स देख लेते हैं, चैप्टर कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 6 पे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मिलेगी। उसके बाद क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो दो चैप्टर्स यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद आए थे हम यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में हमारे पास
पहले तो नाम देख लेते हैं क्या है। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो सब कुछ देखिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। अब यहाँ पर वेव्स आ गई, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 का नाम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, बहुत ईजी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, तो नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 6। तो यहाँ से थीम चेंज हो गया एकदम ही, ठीक है। ऊपर तक हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बातें कर रहे थे, यहाँ पर हम बात करें ऑप्टिक्स की, ठीक है। तो आपको पता है ऑप्टिक्स, आपने 10th में भी पढ़ा है कि ऑप्टिक्स क्या होता है। बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है ऑप्टिक्स के तो आपको 10th क्लास की वो बुक रीड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लेंसेज, मिरर्स के बारे में, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, स्लैब, प्रिज्म, ठीक है, स्फेरिकल लेंस, वो सब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्योंकि उसी का ही आगे ये नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 9, तो चैप्टर नंबर 9 में रे क्या होती है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, रे, पहले रे ऑप्टिक्स के लिए रे तो पता हो क्या हो, ठीक है। रे क्या होती है, अब रे तो किरण होती है, ठीक है, जैसे सन रेज आती है हमारे पास, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स, उसके बाद क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऑप्टिक्स भी ना बहुत तरह की होती है, तो उनमें से एक है रे ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर जो बात करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये सब जो है ये हमारा 18 मार्क्स में ही चल रहा है, ठीक है, ऊपर से चलता आ रहा है। फिफ्थ और सिक्स कंबाइंड 18 मार्क्स है, अब ये मान के चलिए 9 मार्क्स के हो गई है। तो चैप्टर नंबर 10, यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में रे ऑप्टिक्स और चैप्टर नंबर 10 में वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अब जो लाइट की प्रोपेगेशन है, लाइट चलती है, ट्रेवल करती है, तो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो उसको हम वेव के नजरिए से देखते हैं कि लाइट जो है वेव के नजरिए से ट्रेवल करती है, तो वेव ऑप्टिक्स। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 10 हो गया। देन अब यूनिट नंबर 8 पे आते हैं हम। तो यूनिट नंबर 8 क्या है हमारे पास, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूअल नेचर, ड्यूअल का मतलब होता है डबल, ठीक है। मैटर को आप रेडिएशन की तरह से देख सकते हैं या रेडिएशन को आप मैटर की तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल नेचर होता है एक, तो ठीक है, एक वेव नेचर होता है, तो उस पर बेस्ड है ये। तो पहला क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, दोनों का ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो इसमें एक ही उसमें निपटा दिया इन्होंने, एक ही चैप्टर में दोनों चीजें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 है इस पर। तो चैप्टर नंबर 11 जो है, अब देखिए चैप्टर नंबर 11 मतलब यूनिट नंबर ये हमारा 7 है और यूनिट नंबर 8, ठीक है, इसको मिला के जो है वो 12 मार्क्स है। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 8 में क्या है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम और न्यूक्लियाई। अब एटम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो एटम तो बड़ी चीज है, उसका एक पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर स्टडी क्या करना है हमने, अब ये तो केमिस्ट्री की चीजें थी वैसे तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये फिजिक्स में आ गई, तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। तो पहला आपका जो चैप्टर है एटम्स के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, और दूसरे पार्ट में आपको उसके अंदर घुस जाना है, तो न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स आपके इन दोनों यूनिट्स को मिला के वो आ गए 12, ठीक है। दैट मीन 6 मार्क्स आपके डिवाइड हो सकते हैं। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 9 पर। तो यूनिट नंबर 9 में हम देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंच गए। तो इलेक्ट्रिकल में क्या रहता है, 220 वोल्ट रहेगी, 440 वोल्ट रहेगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक में वोल्टेज बहुत कम रहती है, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट इस टाइप की, ठीक है। 3 वोल्ट पे भी काम करते हैं, बैटरी है, डीसी पे काम करती है, ठीक है। बहुत सोफिस्टिकेटेड चीजें आने लगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो सेमीकंडक्टर बेस्ड रहती है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, चिप रहेगा या कुछ आपका सेमीकंडक्टर्स रहेंगे, ठीक है, कार्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल तो बहुत खतरनाक थी, अब इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है, कम्पैक्ट हो गया सिस्टम सारा। तो ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बातें। अब डिटेल में क्या है, अंदर क्या है, आपको क्या पढ़ना है, ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब आपको पता है कि, चलो ये हम डिस्कस करेंगे अपना जहाँ भी डिटेल से लेस आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको देखना क्या, चैप्टर का नाम देखो, सेमीकंडक्टर्स है। देन क्या है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, ठीक है, डिवाइसेस, ठीक है।
सिंपल सर्किट्स, डिटेल सर्किट नहीं है। तो एक यूनिट है, एक ही चैप्टर है। तो यहाँ पर जो है ये 7 नंबर का है, ठीक है। एक तरह से मतलब यूनिट वाइज देखो तो इसको 7 नंबर दे दिए क्योंकि अकेला रह गया बेचारा नीचे। तो इस तरह से टोटल 70 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका थ्योरी का, ठीक है। तो पहले भी मैंने बताया आपको कि आपको अगर इसको प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड बुक्स चाहिए टर्म 1 एंड टर्म 2 की। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 की बुक्स की लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं बुक्स को। अब हम थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पहले ही बताया मैंने आपको, क्योंकि एक एक पॉइंट डिस्कस करना है अगर आपको। तो सबसे पहले आते हैं हम यूनिट नंबर 1 पर। तो यूनिट नंबर 1 में क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इलेक्ट्रो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स होता है स्टेशनरी वैसे, ठीक है, जो नॉन मूविंग हो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में आए थे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। अब कौन सा फील्ड है ये? ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसका सिंबल क्या रहता है? तो जनरली हम चार्ज को जो है क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? कूलम होता है इसका यूनिट। तो ये सब आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आइडिया है इनका तो आपको पढ़ना पड़ेगा चार्ज क्या है और फील्ड क्या है, ठीक है। तो जब भी करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में तो उसके अराउंड जो है एक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जहां पर करंट होता है, ठीक है, करंट तो जरूरी नहीं कि आप उसको छुओ, ठीक है, बिना छुए भी आपको करंट लग जाता है। जहां पर हाई वोल्टेज रहती है, जैसे हाई वोल्टेज जो आपकी बिजली की तारें रहती हैं, ठीक है, तो उनसे दूर रहने को बोला जाता है क्योंकि वहां पर फील्ड तो रहता ही है ना, ठीक है। या तो वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर देगी, ठीक है। तो अगर आप उसके फील्ड में भी आ गए, ठीक है, तो वो आपको प्रभावित कर सकती है, ठीक है, इफेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, देखिए ये तो मैंने आपको एक फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिकल तो पॉसिबल ही नहीं बताना इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि हम तो पूरा सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हर चीज का आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, और वही आपको बुक्स में नहीं मिलता। तो सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का आइडिया दे दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं भी वर्ड आता है जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मींस एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट मींस चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। चार्ज कहीं जाएगा नहीं, चार्ज तो रहेगा, ठीक है। उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है इधर से उधर, ठीक है, वेस्टेज हो सकती है, ठीक है, लॉसेस बोलते हैं हम इसको, लेकिन ज्यादातर वो कंजर्व होगा। तो वेस्टेज भी होगी, दैट मींस आल्सो वो कंजर्व कर रहा है, कहीं एनवायरनमेंट में जा रहा है, एयर में जा रहा है, ठीक है। लॉसेस तो है ही, ट्रांसमिशन लॉसेस जैसे बोलते हैं। देन कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ है हमारा चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें क्या है? फोर्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। दो जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, उनके बीच में क्या फोर्स आता है ये बताता है हमें ये। उसके बाद क्या है? फोर्सेस, ठीक है, पहला तो हो गया ये पॉइंट चार्जेस का। उसके बाद आ गया फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। पहले हम सिंपल करेंगे, सिंपल में हमने कर लिया कि दो पॉइंट लिए, ठीक है, उनके ऊपर चार्ज है, तो वहां पर कितना फोर्स लगेगा। अब क्या है कि हमने दो से ज्यादा पॉइंट ले लेने हैं, तो मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, मल्टीपल का मतलब हो गया दो से ज्यादा, दो तो उसने स्पेसिफिक कर दिया। अब क्या है? सुपर पोजिशन, ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जैसे फोर्सेस में भी होता है सुपर पोजिशन, ठीक है, एक 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 तरफ चल रहा है, दूसरा दूसरी तरफ चल रहा है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट क्या रहता है? तो वो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। एंड उसके बाद क्या है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या है? चार्ज कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो ये हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसमें हमने पूरा चार्ज की जो स्टोरी है वो डिस्कस की। अब सेकंड जो है यहाँ पर फील्ड की स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो फील्ड कौन सा है? ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। फील्ड भी कई तरह के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर सिर्फ अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया मैंने आपको ऊपर दे ही दिया, ठीक है, आप ना भी छुओ तब भी करंट लगता है, ठीक है।
धक्का लगता है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप घुस गए हो उसके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर चार्ज होगा, चार्ज पॉइंट होगा, ठीक है, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर तक फैला हुआ है वो डिपेंड करता है कि वहां पर कितना चार्ज है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो जैसे हमने मैग्नेट की बात की थी, ठीक है, मैग्नेट में आपने देखा कि आप मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करते हो, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक का जैसे डायग्राम बनाते हो तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फील्ड होगा तो लाइंस होंगी, ठीक है, विदाउट लाइंस फील्ड हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल्स, ठीक है, आप इसको दो पोल्स में जैसे डिवाइड कर लेते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है, सिंपल वाला, ठीक है, फील्ड जो है सिंपल वाला, एक डाइपोल की वजह से जो फील्ड बन गया, ठीक है, सबसे आसान वाला है। उसके बाद क्या, टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, ठीक है, फोर्स का अगला टॉर्क है, ठीक है, एफ इंटू आर, फोर्स और सेंटर से जो डिस्टेंस अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वो बन जाता है टॉर्क, ठीक है। यूनिट्स क्या रहते थे टॉर्क के, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब फोर्स होगा तो टॉर्क होगा, ठीक है, तो टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर कंडीशन लगा दी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, ये नहीं है कि कहीं ज्यादा कहीं कम, ठीक है। और कहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, सिंपल वाला डाइपोल पर, ठीक है। और फील्ड के कारण टॉर्क कितना पैदा होगा उसका डेरिवेशन टाइप करेगा, ठीक है, टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म लगाने का एक लॉजिक ये है कि आपका जो डेरिवेशन है सिंपल हो जाए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब स्टेटमेंट ऑफ गॉस, ठीक है, थ्योरम। अब गॉस थ्योरम इससे रिलेटेड आ गई, ठीक है। फ्लक्स की बात की अब हमने, पहले हमने बात की थी फील्ड की, ठीक है, उससे पहले हमने किसकी बात की थी, चार्ज की। अभी हम बात कर रहे हैं फ्लक्स की, तो तीसरी टर्म आ गई, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है, एप्लीकेशन तो बहुत इजी रहती है, रटने वाला काम है, ठीक है। अब लेकिन एप्लीकेशंस टू स्पेसिफिक दे दिया, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड फील्ड ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग, ठीक है, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब देखिए यहाँ डेरिवेशन आ गई है, ठीक है। गॉस का थ्योरम को यूज करो, गॉस की थ्योरम को किस लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, किसकी, एक ऐसी लंबी वायर, ठीक है, इन्फिनिटली लॉन्ग, ठीक है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, थियोरेटिकल मान लो इसको, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ठीक है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना, और वायर स्ट्रेट भी होनी चाहिए वो, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है। अभी कोमा आ गया, उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है, प्लेन शीट। पहला तो हमने वायर का, उसके बाद प्लेन का, एक प्लेन भी ऐसा है। अब प्लेन कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है वो, उसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, और इनफाइनाइट प्लेन है ये भी, ठीक है, जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थी इस तरह से प्लेन की जो डायमेंशंस हैं वो इन्फिनिटी तक जा रही हैं, ठीक है। और ये प्लेन क्या है, प्लेन शीट है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखो, एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शीट शेल, सॉरी। अब यहाँ पर क्या आ गया, स्फेरिकल शेल मतलब गोला हो गया एक, ठीक है, शेल मतलब होलो टाइप का गोला रहेगा, ठीक है, जिसकी थिकनेस बहुत कम रहेगी, ठीक है। उसके ऊपर जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके जो जनरेट हुआ, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है, किसकी थ्योरम से, गॉस की थ्योरम से, ये सब कुछ करना है हमने, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पार्ट आ गया आपका, तीन एप्लीकेशन आ गई इसकी, ठीक है। पहली तो वायर की होगी, दूसरा किसकी होगी, शीट की होगी, तीसरा किसकी, शेल की है। तो इस तरह से आपको इसको स्टडी करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, पहले इसका हेडिंग पढ़ें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है आपको, वोल्टेज होती है, ठीक है,
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, V इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। E क्या था, E था पोटेंशियल आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। EMF जो जनरेट होती थी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटेंस क्या है, सबसे पहले आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस है उसका सिंबल है R, ठीक है। इंडक्टेंस, ठीक है, उसका सिंबल क्या है L। और तीसरा क्या है, कैपेसिटेंस, उसका सिंबल है C। R, L और C तीन तरह की चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस को हमने डिस्कस करना है, तो C होती है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मैंने आपको बता दिया पोटेंशियल। उसके बाद क्या है, पोटेंशियल अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ठीक है। करंट का फ्लो कब होगा, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। दूसरी टर्म आ गई पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डेजिग्नेट, या वोल्टेज है हमारी सिंपल, ठीक है। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, कारण, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ऊपर हमने पॉइंट चार्ज की बात की, किसी एक पॉइंट के ऊपर चार्ज है, कुछ पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उसके कारण जो हमारा पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है, उसका नाम दे दिया हमने। उसके बाद क्या है, कोमा, कोमा आ गया था ना, एक पॉइंट लिया फिर उसके बाद डाइपोल ले लिया। पहला है पॉइंट, पॉइंट के कारण, दूसरा क्या है, डाइपोल के कारण, और तीसरा क्या है हमारे पास, एंड आ गया ना, एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब मल्टीपल चार्जेस आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ गया, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस मतलब ऐसी सर्फेसिस जिनके ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम क्वांटिटी का हो, ठीक है। अगर हम मेजर करें तो सेम पोटेंशियल निकले वहां पर, ऐसी सर्फेसिस। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पहले ऊपर तो हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे सिर्फ, अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब उस पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। और वो सिस्टम कैसा है, ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसे सिस्टम की जिसके में 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी करनी है इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। डाइपोल कहां पर पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम आए थे नीचे, देखिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज होती हैं, एक होता है कंडक्टर जो अलाउ कर देता है, ठीक है, कंडक्टिविटी उसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी क्या किसकी होती है, जैसे सबसे ज्यादा आपकी चांदी की, ठीक है, चांदी, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये कंडक्टर्स हैं। उसके बाद क्या आता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी इंसुलेटर की तरह से काम करती है, लेकिन बरसात में हो जाएगी तो, या रबड़ कह लो आप, प्लास्टिक कह लो, ये क्या है, इंसुलेटर है, बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते करंट को, ठीक है। फ्लो नहीं कर सकता, आप वायर तो नहीं बना सकते ना इनकी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। चलिए यहाँ पर ये दो लिखा है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, पहले हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, फ्री चार्जेस, ठीक है, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस, ठीक है। अब देखो जोड़े बन रहे हैं, पहला आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दूसरा आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ ये चार्जेस कहाँ पड़े हैं, इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है, इनसाइड अ कंडक्टर। तो अब सिर्फ हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में दो तरह के चार्ज हैं, एक तो फ्री है, ठीक है, और दूसरा क्या है, बाउंड है, मतलब उसके अंदर बंधा हुआ है। उसके बाद आए थे हम डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जो वर्ड है ना, इसका ध्यान रखना। डाइलेक्ट्रिक वर्ड जो ऐसा होता है, ऐसे ऐसे जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक, वो मटेरियल है जिनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल कम, ना के बराबर है, ठीक है, ये याद रखना है, इनकी कनेक्टिविटी ना के बराबर रहती है। एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है, अब पोल्स बन गए, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मतलब पोल बन गए। उसके बाद आता है हमारे पास कैपेसिटर्स, ठीक है। कैपेसिटर आपने वर्ड अगर सुना नहीं है तो मैं आपको याद करा दूंगी, जैसे पंखे की मोटर होती है, ठीक है, पंखे की मोटर होती है तो इसके अंदर कैपेसिटर लगा रहता है, आपने देखा भी हो, सिलेंड्रिकल टाइप का कैपेसिटर रहता है, ठीक है।
उसके बाद कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, सी से डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस। तो ये स्टोर, चार्ज को स्टोर करने के काम आती है ये चीजें जो है। कैपेसिटर जो काम का काम क्या रहता है कैपेसिटर का, ये चार्ज को स्टोर कर लेता है, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है ये मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस होगी किसकी, कैपेसिटर की होगी कैपेसिटेंस, ठीक है। अब उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब ये क्या कहानी है, देखिए याद करा दूं मैं आपको, रेजिस्टर्स में भी आपने कॉम्बिनेशन की थी सीरीज एंड पैरेलल में, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं 10th क्लास का वीडियो भी बनाया, उसमें आपके सिलेबस में था कि ये रेजिस्टर्स की जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज और पैरेलल में क्या है। जैसे आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये तो हो गया सीरीज में, और पैरेलल में क्या होता है, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। यहाँ पर क्या रहता है कैपेसिटर के केस में जस्ट उससे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सीरीज में जब आप कैपेसिटर को लगाओगे तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू, ठीक है। पैरेलल में लगाओगे तो क्या होगी, सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, जस्ट मतलब अपोजिट हो गया, किससे, रजिस्टर से। अगर आपको रजिस्टर की याद है तो उससे उल्टा समझ लो बस, ठीक है। जो काम वहां पर सीरीज में हो रहा था यहाँ पर पैरेलल में होगा, ठीक है, और जो वहां पैरेलल में हो रहा था यहाँ पर सीरीज में होगा। इस तरह से उल्टा का मतलब ये नहीं कि उसको उल्टा कर दो। देन कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल, ठीक है, प्लेट कैपेसिटर। अब यहाँ पर ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये वो वाला पैरेलल नहीं है, ऊपर वाला, ठीक है। एक सिंपल जो सबसे सिंपल रहता है कैपेसिटर वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहता है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो प्लेटें रहेंगी, ठीक है। हम जो प्लेटें होंगी उनके जो सरफेसेस रहती हैं वो पैरेलल रहेंगी एक दूसरे से, इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं हम, ठीक है। और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, ठीक है। अब इसमें देखो विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है कि उसके अंदर बीच में क्या होगी, एयर होगी या वैक्यूम होगा, इस टाइप का सिस्टम रहेगा, ठीक है। जनरली एयर का रहता है, ठीक है, या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा। तो उस केस में आपकी जो है एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये तो अगला हो गया, ठीक है। हमने एक पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसकी कहानी करनी है, तो उसका सिंपल सा एक डेरिवेशन हो सकता है, सिंपल से दो तीन मैथमेटिकल प्रूफ टाइप का रहता है इसमें, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, एरिया कितना रहेगा, प्लेट्स का एरिया पता हो, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस पता हो, ठीक है, उससे हम सी निकाल सकते हैं। तो सिंपली क्या आता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, इस टाइप का रहता है सिस्टम। ए एरिया हो गया, डी डिस्टेंस हो गया। तो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है हमारी एप्सिलॉन पर, ए पर, डी पर। एप्सिलॉन तो कांस्टेंट हो गया अगर हमारा बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, तो उसका एप्सिलॉन लेंगे साथ में हम, ठीक है। तो और ए क्या है, एरिया, एरिया ऑफ प्लेट, ओवरलैपिंग कितना एरिया है, और डी उसका बीच का डिस्टेंस। तो एरिया, ओवरलैपिंग एरिया जितना ज्यादा होगा उतना सी ज्यादा होगा, और डी मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना सी कम हो जाएगा। सी मतलब क्या है, कैपेसिटेंस। तो एक छोटा सा इस टाइप का आपका रहता है पैरेलल प्लेट, ठीक है, कैपेसिटर का। अब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में हम देखते हैं क्या है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम भी सेम है, यूनिट का नाम भी सेम है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, नाम पे आ जाओ। करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए सब कुछ। अब करंट क्या है, फ्लो करता है करंट, कहाँ पे फ्लो करता है, कंडक्टर के थ्रू। कंडक्टर क्या है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक वायर है तो एक कंडक्टर है, सिंपल। अब करंट फ्लो क्यों करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करता है, लेकिन करंट के अंदर क्या है, ठीक है, किस चीज का फ्लो है, वो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक्चुअली, या आयंस फ्लो करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि करंट जो है वो है क्या, फ्लो किस चीज का है, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस का है। अब इलेक्ट्रिक करंट की कहानी कुछ बता दी मैंने आपको, मैथमेटिकल सिंबल आई होता है, यूनिट्स एम्पियर होते हैं, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, इन मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। अब करंट का रिलेशनशिप किसके साथ किया गया है, यहाँ पर चार्ज के साथ। चार्ज और करंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। फॉर्मूला आपको आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, टाइम का फैक्टर है, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ मेटालिक कंडक्टर लेने हैं, ठीक है, दूसरे कंडक्टर लेने नहीं, क्योंकि जनरली जितने भी कंडक्टर हैं वो मेटालिक ही होते हैं। उसके बाद क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है,
अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉर्मली इधर उधर मूव करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करते हैं तो वो उस इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट से एक तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसा भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंगली वो मूव करते हैं। तो जिस वेलोसिटी से वो एक तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं उस वेलोसिटी को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। देन हम बात करते हैं मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी क्या है? ठीक है, क्या मोबिलिटी है उनमें, मतलब वो कितनी इजीली मूव कर सकते हैं, तो उसकी मोबिलिटी है वो। ठीक है, अगर इजीली मूव कर सकते हैं दैट दैट मीन्स मोबिलिटी ज़्यादा है, अदरवाइज कम है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद द इलेक्ट्रिक करंट। उनका रिलेशनशिप क्या है इलेक्ट्रिक करंट के साथ? ठीक है, देन हमारे पास इजी आया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा ही है। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं तो इसको मैं रिपीट नहीं करता। देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? आर से हम डेजिग्नेट करते हैं, इसके यूनिट जो है ओम रहते हैं। ठीक है, कितना वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है, फ्लो को, किस चीज के फ्लो को? करंट के फ्लो को। अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि वोल्टेज का करंट के साथ कैसा रिलेशन है। वैसे तो आइडियली इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, इस टाइप का रहता है सिस्टम। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मीनिंग क्या है? जो आपका बिल आता है बिजली का बिल, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स जो होते हैं। ठीक है, जितने आप कंज्यूम करते हैं, तो वो के डब्ल्यू एच किलोवाट और यूनिट्स रहता है उसका। ठीक है, और जो पावर है आपकी इलेक्ट्रिक पावर, वो आपकी वोल्टेज है। जैसे कोई भी आपका बल्ब है उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 वाट, ठीक है, तो वो उसकी पावर है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? तो रो से हम डेजिग्नेट करते हैं। रिलेशनशिप क्या है आर के साथ, रेजिस्टेंस के साथ? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी के ऊपर, और रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वो मटेरियल प्रॉपर्टी रहती है। उसके बाद आता है कंडक्टिविटी। नाउ कंडक्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट है कंडक्टिविटी। ठीक है, आप रेजिस्टिविटी के यूनिट्स भी निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से। ठीक है, तो कंडक्टिविटी के यूनिट्स भी आपके पास आ जाएंगे 1/रो करके। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कॉमन रेजिस्टर्स, सॉरी कार्बन रेजिस्टर्स। अब मटेरियल क्या है रेजिस्टर्स का? रेजिस्टर्स किस मटेरियल के बने हैं? वो कार्बन के बने होते हैं। तो उसके बाद आते हैं कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। तो हमारा रजिस्टर को हमें देखने से पता चलना चाहिए कितने ओम का रजिस्टर है। तो ये हमारी आ जाती है कलर कोडिंग। तो ये हमारा कलर कोडिंग की बात आ जाती है इसमें। तो कलर कोडिंग के बाद हम अब देखते हैं कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सीरीज में क्या होता है? आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू होता है, और पैरेलल में क्या है? वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। इस टाइप का रहता है रिलेशनशिप। तो इस रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में जोड़ा है तो कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, और पैरेलल में जोड़ा है तो कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। तो उसके लिए एक रिलेशनशिप है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट स्टार्ट वन प्लस अल्फा टी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर जो टी है वो टेम्परेचर है, दैट मीन्स टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ जो रिलेशनशिप है हमारा वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नो इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ऑफ ए सेल? तो एक तो नॉर्मल रेजिस्टेंस हो गया आपका आर। ठीक है, अब सेल क्या है? सेल मतलब बैटरी वाला सेल, ना कि कोशिका वाला सेल। ठीक है, यहाँ बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हम, तो यहाँ पर हम बैटरी वाले सेल की बात करेंगे। तो बैटरी का जो सेल है, ठीक है, जो सेल है नॉर्मल, जो हम बैटरी बोलते हैं उसको, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो स्मॉल आर से डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर जो रिलेशनशिप बनेगी V इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल रेजिस्टेंस है जो कैपिटल आर है, दूसरा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हम ऐड कर देंगे नॉर्मल रेजिस्टेंस के अंदर, तो इससे हम V निकाल सकते हैं, V मतलब वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है। अब सेल की ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। देन कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अगर हम सेल्स को सीरीज में लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं तो उस केस में हमारे पास कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, तो वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। देन किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ और उसके एप्लीकेशन, किरचॉफ लॉ का क्या मीनिंग है और उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर इसको यूज करते हैं हम। उसके बाद आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसे R1 इक्वल डिवाइड बाय R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4 इस टाइप का रहता है, 4 रेजिस्टेंस रहते हैं, ठीक है। और बीच में हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर टाइप का लगा रहता है, एक बैटरी लगी रहेगी, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज है मेजरमेंट में होता है, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं इसको मेजरमेंट में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। देन उसके बाद दूसरे टाइप का ब्रिज है जो मीटर ब्रिज है वो, ठीक है। तो ये ब्रिजेस हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का मीनिंग क्या है, ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मीटर मतलब मापेगा, इसको जो भी इंस्ट्रूमेंट इसको माप रहा है उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। अब किस प्रिंसिपल पर बनाया गया है इसको, और उसके बाद क्या है इसका यूज क्या है, इट्स एप्लीकेशन टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, आ ही गया ये तो। एंड उसके बाद क्या है, फोर कंपेयरिंग, पहला काम तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस को मापना, दूसरा क्या है ईएमएफ को कंपेयर करना, दो सेल्स की जो ईएमएफ है उसको कंपेयर भी कर सकते हैं हम इससे। अरे हो गई अभी काटो, मैंने वीडियो पर बात है। तो हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल हमारे सीरीज में हो और पैरेलल में हो तो इस टाइप का हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियोमीटर। उसके बाद आ गया मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया ऑफ ए सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं हम, यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 हमारा रिलेटेड है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या रहेगा करंट का और मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्या है, पहला है हमारे पास मूविंग चार्ज, ठीक है, चार्ज जो है मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। देन और मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म का तो आइडिया है ही आपको, जैसे नॉर्मल जो मैग्नेट है वो भी मैग्नेटिज्म पैदा करता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक मैग्नेट है, ठीक है, उसको हम, उसका अगर दो मैग्नेट्स का अगर नॉर्थ नॉर्थ करेंगे तो रिपेल होगा, ठीक है, और नॉर्थ साउथ करेंगे तो अट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं उनके, ठीक है। अब इस पर बेस्ड है एक लॉ है ये, ठीक है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद आया था हमारा बायट, ठीक है, बायट ने भी क्या किया, बायट ने किया हमारे पास लॉ दिया, ठीक है। और इसका हम यूज कहाँ पर करेंगे, एप्लीकेशन, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो यहाँ पर जो बायट का जो है लॉ, उसका काम क्या है, कहाँ पर है, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में है इसका काम। तो इसका काम हमारे पास सर्कुलर लूप में है। तो उसके बाद आता है हमारे पास एम्पियर्स लॉ, ठीक है, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर ने भी एक लॉ दिया और उसके आगे एप्लीकेशन, इसका हम यूज करेंगे एम्पियर्स लॉ। तो देखिए एम्पियर तो जो था करंट का जो यूनिट्स है वो भी एम्पियर के नाम पे रखे गए, तो इसका मतलब एम्पियर ने बहुत काम किया करंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दैट मीन्स एक थ्योरेटिकल वायर है, वैसे तो कोई भी वायर इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके लिए हमने
इसका यूज करना है एम्पियर्स लॉ का। तो पहला काम हो गया। उसके बाद क्या है, स्ट्रेट एंड, ठीक है, स्ट्रेट एंड टॉर्पिडल, ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेट एंड टॉर्पिडल सोलेनोइड, तो यहाँ पर बात करें हम सोलेनोइड्स की, ठीक है। दो तरह की सोलेनोइड है। अब सोलेनोइड क्या होती है, ठीक है, जैसे हमारी चरखड़ी रहती है पतंग की, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी डोर लिपटी रहती है, उस टाइप की सोलेनोइड समझ लो कि कोई भी एक कोर है उसके ऊपर वायर लिपटी हुई है, ठीक है, उससे हम बनाते हैं सोलेनोइड। अब सोलेनोइड जो है स्ट्रेट टाइप की रह सकती है, नॉर्मल जो है, या फिर सर्कुलर टाइप की रहेगी। जो सर्कुलर टाइप की रहेगी वो है टॉर्पॉइडल सोलेनोइड, ठीक है। इसका आप डायग्राम बुक्स में देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सिर्फ क्वालिटेटिव काम करना है, क्वांटिटेटिव नहीं करना, ठीक है, कोई फॉर्मूला वगैरह डेरिवेशन नहीं है इसका। देन फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ठीक है, एक चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। अब जो चार्ज मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी, अब एक इंस्ट्रूमेंट है ये साइक्लोट्रॉन, ठीक है। इसका काम क्या है, साइक्लोट्रॉन का काम है ये बम्बार्डमेंट करता है पार्टिकल्स की, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना लगेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है फोर्स बिटवीन, ठीक है, पहला तो है एक कैरिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर है यहाँ पर, उसके बाद आगे दो कंडक्टर। दो कंडक्टर किस टाइप के हैं, वो पैरेलल में चल रहा है, ठीक है। दो कंडक्टर ऐसे हैं जो पैरेलल में है और उनमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उस केस में कितना हमारे पास फोर्स लगेगा। तीसरा आता है टॉर्क, ठीक है। अब टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप, ठीक है। पहले तो दो कंडक्टर थे, दोनों स्ट्रेट थे, वायर्स टाइप के थे, यहाँ पर क्या है लूप की फॉर्म में कंडक्टर, ठीक है, उस केस में टॉर्क लगेगा क्योंकि सर्कुलर है। तो अब हम बात करते हैं मूविंग कॉइल, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या रहता है, तो गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, ठीक है। इसको यूज कर सकते हैं एज एमीटर या एज वोल्टमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में इसकी वर्किंग है, और इसको हमने एमीटर या वोल्टमीटर कैसे बनाना है, इसको एमीटर या वोल्टमीटर की तरह से कैसे यूज करना है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिज्म का मैटर से क्या रिलेशन है। उसके बाद है करंट लूप, ठीक है, अभी हमने ऊपर करंट लूप छोड़ा था, करंट लूप यहाँ मिल गया हमें। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डाई का मतलब दो, ठीक है, डाइपोल, ठीक है, एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। पहला तो डाइपोल, उसका फिर मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होता है, फोर्स लगता है, ठीक है, एक डिस्टेंस के ऊपर लगेगा तो मूवमेंट जनरेट करता है, फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, वो वाला मूवमेंट है इसमें। देन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग, ठीक है, ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मतलब एक छोटा सा जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसका हमने मूवमेंट पहले निकालना है, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, एक मैग्नेटिक डाइपोल के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। और किस केस में लेंगे, बार मैग्नेट के केस में लेंगे। उसके बाद आ गया अलोंग इट्स, अब दो डायरेक्शन में करना है ये काम, एक तो एक्सिस के अलोंग, एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसके परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग भी हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद आता है टॉर्क, ठीक है, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, यहाँ पर अब टॉर्क कैलकुलेट करना है। फिर दोबारा से बार मैग्नेट आ गया इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ ये बार मैग्नेट। देन आता है बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड। ऊपर हमने सोलेनोइड बता दिया इसने, अब बार मैग्नेट को हमने इक्विवेलेंट मान के चलना है सोलेनोइड के। ये क्या इक्विवेलेंस, क्यों इक्विवेलेंसी है, क्या इक्विवेलेंसी है बार मैग्नेट और सोलेनोइड के बीच में। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है। देन अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जैसे चुंबक है तो नॉर्थ साउथ की तरफ रहता है वो, तो वो क्यों रहता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण रहता है। उसके बाद आता है
मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। लास्ट में आता है पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक। ये मटेरियल्स क्लासिफिकेशन है, 3 तरह के हम मैग्नेटिज्म के आधार पे इनको क्लासीफाई कर लेते हैं, पैरा, डाया या फेरो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है अगर डिफरेंस आता है इनका, ठीक है। उनके एग्जांपल हैं आगे। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेट बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरे परमानेंट मैग्नेट रखते हैं, जिनका करंट से मतलब नहीं है, वो वैसे भी मैग्नेट ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अब आता है यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो 2 चैप्टर्स हैं, पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या है, ठीक है। जैसे आर एल सी की बात की थी हम, आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टेंस और सी मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंडक्शन की बात करें, इंडक्शन की फिनोमेना क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडेज लॉ का पहले भी पढ़ के आए हैं हम 10th तक, फैराडेज लॉ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो उसके बाद लेंस लॉ, ये नया लॉ आ गया आपके पास। देन एडी करंट्स, जो सरफेस पे रहते हैं करंट्स, ठीक है। अब 2 तरह की हमारे पास रहती है इंडक्टेंस, एक सेल्फ होती है, दूसरी म्यूचुअल होती है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्लासीफाई कर सकते हैं हम इंडक्टेंस को। उसके बाद आ गया जी हमारा अल्टरनेटिंग करंट, एसी की बात करते हैं हम। 2 तरह के करंट रहते हैं, एसी और डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अब घरों में जो करंट आ रहा है वो क्या है, एसी है, ठीक है। जो हमारा सेल से प्रोड्यूस होता है बैटरी से, वो है डीसी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक है। और वेव फॉर्म में रहता है, ये साइन वेव की फॉर्म में चलता है अल्टरनेटिंग करंट। अब उसके पीक क्या है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, और आरएमएस, आरएमएस मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ये साइन वेव की फॉर्म में चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है वोल्टेज, ठीक है। करंट और वोल्टेज दोनों ही इसके किस फॉर्म में चलते हैं, साइन वेव की फॉर्म में चलते हैं। उसके बाद आता है रिएक्टेंस की, रिएक्टेंस क्या है, ठीक है। अब रिएक्टेंस टर्म क्या है, और इम्पीडेंस, 2 तरह के टर्म्स हैं, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, ठीक है, क्वांटिटीज है। उसके बाद आता है एल सी, एल का मतलब इंडक्टेंस, ठीक है, सी का मतलब कैपेसिटेंस। एल सी ऑसिलेशंस, ठीक है। ऑसिलेशंस क्या होती हैं, ऑसिलेशन मतलब जैसे वाइब्रेशंस होती हैं, एक तो फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल सी ऑसिलेशंस के बारे में, एल ओ सी मिल के जो ऑसिलेशंस पैदा करते हैं, ठीक है। उसका सिर्फ क्वालिटेटिव करना है, क्वांटिटेटिव नहीं करना है। उसके बाद आता है एल सी आर। अब वहाँ पर एल और सी कॉम्बिनेशन थी, अब आर और जोड़ दिया इसमें, ठीक है। यहाँ पर आर क्या मतलब रेजिस्टेंस है, ठीक है, तीनों जोड़ दिया, ठीक है। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों जुड़ गए। उसके बाद आ गया सीरीज, ठीक है, सीरीज सर्किट, ठीक है, एल सी आर सीरीज सर्किट, ये सीरीज वाला सर्किट है इसका। उसके बाद आता है रेजोनेंस, ठीक है। अब रेजोनेंस क्या आता है, जैसे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो रेजोनेंस होता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरी फोर्स फ्रीक्वेंसी होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू एकदम बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस का फिनोमेना, ठीक है। नाउ पावर इन एसी सर्किट्स, एसी सर्किट्स में जो पावर है वो कितनी है, देन पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर बहुत ही मतलब घपले वाला काम है, जैसे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें पावर फैक्टर की हेल्प से बहुत गड़बड़ कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। एक तो पावर आ रही है आपसे, आप कितना उसको यूज कर रहे हैं, कोस फाई, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉटलेस करंट, ठीक है, ऐसा करंट जिसमें पावर है ही नहीं, वॉटलेस करंट, ठीक है। उसके बाद है एसी जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर जो एसी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, वो एसी जनरेटर है। एंड उसके बाद है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को अप या डाउन करना, स्टेप अप स्टेप डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफार्मर। देन आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, यूनिट नंबर 5। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। अब वेव फॉर्म में जो बह रही हैं तरंगे जो हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक भी होगा और मैग्नेटिक भी होगा, ठीक है। अब हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से ही होती है, ठीक है। एक जो टेलीफोन पे मोबाइल यूज कर रहे हैं कैसे आ रहे हैं, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से हमारी कम्युनिकेशन होती है। अब बेसिक डाटा, ठीक है, बेसिक डाटा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक डाटा, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, होती क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। उसके बाद क्या है, देयर ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स।
ठीक है। दो तरह के टर्म्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के अलोंग लेंथ, ठीक है, जिस एक्सिस में है उसी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, सीधा लेंथ के अलोंग, ट्रांसवर्स मतलब उसके 90 डिग्री पर। अब उसका ट्रांसवर्स नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम पता ही है आपको, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वेव्स रहेंगी, अब इन्होंने नाम भी दे दिए सारे, ठीक है। रेडियो वेव्स, देन रेडियो वेव्स के बाद हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, देन विजिबल, ठीक है, देन अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, एक्स रेज, देन गामा रेज, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की रेज हो गई। तो यहाँ पर एलिमेंट्री फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए इन सारी वेव्स के और उनके यूजेस क्या है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 ऑप्टिक्स। यहाँ से जो स्टोरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक आपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बारे में ही सब कुछ पढ़ा, यहाँ ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं हम। ऑप्टिक्स मतलब जो हम 10th में जो लेंस के बारे में पढ़ के आ रहे थे, ठीक है, मिरर के बारे में पढ़ के आ रहे थे, ठीक है, लाइट लाइट के बारे में, जो लाइट हमारी ट्रेवल करती है, ठीक है, इधर से उधर कैसे ट्रेवल करती है, टकरा के वापस आती है, वो सब क्या ऑप्टिक्स है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 में रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है। लाइट अब ट्रेवल कैसे करती है, किरण की फॉर्म में ट्रेवल करती है, उसको रे बोलते हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें आती है जैसे, तो रे आ रही है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स। उसके बाद आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो ऑप्टिकल, जैसे माइक्रोस्कोप, मैक्रोस्कोप, ये क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें लेंस मिरर यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स मैंने बताया आपको कि किरण से आप याद रखो, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला फिनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब 10th में पढ़ के आए हैं आप। देन स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं, ठीक है, ऐसे मिरर जो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं वो है स्फेरिकल मिरर्स। देन मिरर फॉर्मूला ये भी पढ़ के आए हैं आप। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहला फिनोमेना हो गया रिफ्लेक्शन, दूसरा हो गया रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। टोटल इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, टोटल अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पर जो चीज बनी है वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर बनती है। ऑप्टिकल फाइबर जैसे आपने देखा होगा कि रिलायंस जियो ने ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी है, ठीक है, उससे बहुत अच्छी स्पीड आती है सब, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करती है, उसकी जो थ्योरी है, ठीक है, प्रिंसिपल है, वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सर्फेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन की बात करें तो लेंस की बात करें, स्फेरिकल सर्फेस मतलब ऐसा जो लेंस है जो एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, वो स्फेरिकल सर्फेस, इसमें आ गया लेंस। देन थिन लेंस, ठीक है, थिन लेंस फॉर्मूला, एक वहां पर लेंस फॉर्मूला था, ये थिन लेंस फॉर्मूला आ गया, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड आ गया, ठीक है। देन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड आ गया। उसके बाद मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होती है लेंस की, पावर क्या होती है लेंस की, ये वहां भी पढ़ा था हमने। देन कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, ठीक है, अब दो लेंसेज को कंबाइन कर दिया, दो थिन लेंस को कंबाइन करके एक बना दिया, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देन क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है, ऊपर लेंस की बात की हमने, अभी आ गया प्रिज्म से रिफ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद है स्कैटर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट जो है स्कैटर कर जाती है ड्यू टू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, सॉरी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद क्या, ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई को आपको एक्सप्लेन करना है, क्यों स्काई का कलर ब्लू क्यों है। इसी तरह से जो सन का कलर है, ठीक है, सन राइज और सनसेट पे रेड क्यों हो जाता है, तो वो भी एक्सप्लेन करना है। देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बताया था आपको माइक्रोस्कोप जरूर होगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दो तरह के ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जनरली हम यूज करते हैं, जो यहाँ पे सिलेबस में है, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है, जो हम मिरर और लेंस यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या, ऑप्टिकल के बाद रे ऑप्टिक्स हमने कर लिया। अब आता है चैप्टर नंबर 10, ठीक है, रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब हम जो लाइट है, हमारी लाइट जैसे हमारी सन से यहाँ तक पहुंच रही है तो किस तरह से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि जो लाइट है वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक
ठीक है। तो उस तरह का ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मतलब लाइट को हम वेव की फॉर्म में एज्यूम करके चलते हैं जब, तो वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट हो गया। उसके बाद हमारे पास ये साइंटिस्ट का नाम आ गया, इसने एक प्रिंसिपल दे दिया, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है ये रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ के आए हम। अब यहाँ पर लाइट को हमने वेव की फॉर्म दी, वेव फॉर्म दी तो प्लेन वेव, ठीक है, एट ए प्लेन सरफेस, ठीक है, एट ए प्लेन सरफेस, किसी प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन यूजिंग, ठीक है, यूजिंग वेव फ्रंट्स। हम अब इसको वेव की फॉर्म में एज्यूम करें तो वेव का ही चलेगा इसमें सारा। उसके बाद आता है प्रूफ, ठीक है। अब डेरिवेशन आ गई, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ थे, रिफ्रैक्शन के जो लॉ थे, ठीक है, यूजिंग, ठीक है। अब हमने उनको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है, इस साइंटिस्ट के प्रिंसिपल के इसमें, ठीक है, अकॉर्डिंगली हमने इसको इनको प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ से देखिए फिनोमिना और शुरू हो गया दूसरी तरह के। तो यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स हैं, इंटरफ्रेंस पहली टर्म है, ठीक है। अब इंटरफ्रेंस होती क्या, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इंटरफ्रेंस भी अपने आप में एक फिनोमिना है। उसके बाद फिर आ गया, फिर साइंटिस्ट का नाम आ गया यंग्स, ठीक है। अब यंग ने क्या किया, यंग्स डबल स्लिट, ठीक है, डबल स्लिट। अब स्लिट क्या है, ठीक है, स्लिट एक छोटी सी ओपनिंग रहती है, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसने अपने एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, और यहाँ डेरिवेशन का काम है, एक्सप्रेशन, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन वाला एक्सप्रेशन है फॉर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब फ्रिंज विड्थ, इसके लिए हमने डेरिवेशन बनानी है। देन कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस, जैसे मान लीजिए दो सोर्स से हम लाइट दे रहे हैं, दोनों कोहेरेंट हैं, ठीक है, तभी फिनोमिना होगा। देन सस्टेन्ड, ठीक है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सस्टेन्ड मतलब कायम रहे इंटरफेरेंस, ठीक है। देन डिफ्रैक्शन, ये सेकंड फिनोमेना हो गया, पहले इंटरफेरेंस था, अब डिफ्रैक्शन है। अब डिफ्रैक्शन क्यों होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, ठीक है, एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन करवाना है हमने। उसके बाद विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम तक एक कॉमा लग गया। उसके बाद आ गया रिजॉल्विंग पावर, किस चीज की रिजॉल्विंग पावर है, माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप की पावर कितनी है, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरा क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स से सारा। देन अगला फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है पोलराइजेशन, ठीक है। अब पोलराइज फिल्म आपने सुना होगा, ठीक है, पोलराइज पिक्चर भी होती है। देन पोलराइज प्लेन, यहाँ पहले हम पोलराइज प्लेन पढ़ेंगे, देन पोलराइज लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है, अब ये साइंटिस्ट का नाम, फिर इसने एक लॉ दे दिया, ठीक है। अब यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इसका क्या यूज करते हैं, एंड, ठीक है, पोलरॉइड्स, ठीक है, पोलरॉइड्स क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर जो वेव ऑप्टिक्स है इसमें इंटरफेरेंस रहता है, डिफ्रैक्शन रहता है, पोलराइजेशन रहता है, ये तीन तो आपको फिनोमिना है, ठीक है। बाकी जो भी है इसके इर्द गिर्द चलता है काम। अब आते हैं यूनिट नंबर 8 के ऊपर। तो यूनिट नंबर 8 क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर मीनिंग ये है कि जो रेडिएशन है वो मैटर की तरह से काम करेगा, और मैटर जो है वो रेडिएशन की तरह से काम करेगा। मतलब जो भी हमारी जो वेव्स हैं वो मैटर की तरह से, और जो मैटर है वो वेव की तरह से काम करे। तो इस टाइप से रहता है ड्यूअल नेचर दोनों का। तो यहाँ पर जो डिस्कस करना है, सबसे पहले देखिए क्या है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहले हम रेडिएशन को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन खुद तो रेडिएशन है ही, अब वो पार्टिकल की तरह से अगर बिहेव करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो का मतलब लाइट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट से एनर्जी जो पैदा हो रही है, किसी चीज के ऊपर लाइट डालो, जैसे फोटो सेल है सिंपली, आजकल तो आपने सोलर सेल देखे ही है, लाइट इनपुट है, आउटपुट क्या इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पहले हम उसकी थ्योरी में जाएंगे। उसके बाद क्या है हर्ट्स, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है हमारा हर्ट्स और एक ये दूसरा, इन दोनों ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, ठीक है।
तो देखिए साइंटिस्ट क्या करता है, या तो कोई लॉ देता है या एक्सपेरिमेंट करता है या उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके ऑब्जर्वेशंस है। उसके बाद आइंस्टाइन पे आए थे। अब आइंस्टाइन ने भी कुछ काम किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने क्या किया है यहाँ पर, इसने भी फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी है, ठीक है। और साथ में बताया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अब लाइट को इसने पार्टिकल नेचर, मतलब मैटर की बात आ रही है ना, तो लाइट को मैटर मान लिया इसने, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो वैसे आइंस्टाइन ने क्या दिया था, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर दिया था, ठीक है। ये तो बहुत ही इसका फेमस हुआ है। उसके बाद क्या, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब इसका ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। उसके बाद आता है मैटर, ठीक है, मैटर वेव्स। ऊपर हमने क्या किया था, रेडिएशन को मैटर मान लिया, अब मैटर को रेडिएशन मानेंगे, तो मैटर वेव्स लिख देंगे उसमें। तो मैटर वेव्स में क्या, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में किसने काम किया, ये डी ब्रोगली ने काम किया, ठीक है। ये केमिस्ट्री में भी आता था डी ब्रोगली, ठीक है। तो इसने काम किया। तो यहाँ पर इसने क्या किया, रिलेशन दे दिया, ठीक है, एक मैथमेटिकल रिलेशन, इसका आपको याद करना पड़ेगा। देन अगला साइंटिस्ट आ गया ये, ठीक है, डेविसन। तो ये अगला साइंटिस्ट आ गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब इसके जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स शुड बी, ठीक है, आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, ओमिटेड कुछ नहीं करना आपने, एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स का कैसे किया क्या किया, ओनली, ठीक है, कंक्लूजन उसने क्या कंक्लूजन किया वो आपके मतलब का है इसमें, आपके सिलेबस में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है इसको। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। जैसे पहले बताया था एटम होता है और न्यूक्लियस होता है, तो इसके प्लूरल हो गए एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अब चैप्टर नंबर 12, पहले बात करेंगे एटम्स की। अब एटम पता ही है आपको क्या है, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, छोटा एटम होता है, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। अब एटम के बारे में यहाँ पर क्या करना है हमने, तो वैसे तो एटम देखिए, एटम्स और न्यूक्लियाई कहाँ केमिस्ट्री में पढ़ते थे हम, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पार्टिकल्स की, ठीक है। तो ये आपने न्यूक्लियर फिजिक्स कुछ तो पढ़ के आए हैं, अल्फा बीटा गामा, आपने 3 तरह के पार्टिकल्स पढ़े हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में। अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इनकी अब स्कैटरिंग क्या है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग क्या है, फैलते कैसे हैं, ठीक है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड आता है इसमें। तो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, ये भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मॉडल्स, ठीक है। एटम के जो मॉडल्स हैं उसमें रदरफोर्ड ने भी दिया था, देन बोर ने भी दिया था, ये भी केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सबसे सिंपल वाला रहता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें केमिस्ट्री के में पढ़ के आते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा न्यूक्लियाई, मतलब और अंदर घुस गए हम एटम में, तो न्यूक्लियस में घुस गए हैं। तो न्यूक्लियस में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन मतलब कैसा बना है, साइज, ठीक है, कितना बड़ा है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कैसा क्या है कंपोजिशन, मतलब क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है, और उसका साइज क्या है न्यूक्लियस का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रेडियो एक्टिविटी पे, क्योंकि न्यूक्लियर है सब कुछ, तो न्यूक्लियर में रेडियो एक्टिविटी तो आएगा। रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना क्या है, उसमें अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। दोबारा से आगे पार्टिकल्स, इनका नेचर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब चलेगा इसमें, ठीक है। और इसी से रिलेटेड रेज, ठीक है, ये जो रेज पैदा करते हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल और रेज इकट्ठा हो गया ना, ठीक है। उसके बाद आ गया रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। इसका डिके लॉ, मतलब डिके का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होता रहता है जो, ठीक है, उसकी क्या स्पीड रहेगी, रेडियो एक्टिव डिके लॉ। देन हाफ लाइफ, ठीक है, ये मैथमेटिकल आ गया, ठीक है, डेरिवेशन टाइप का रहता है। हाफ लाइफ और मीन लाइफ का, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहता है, इजी भी है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इन पर। उसके बाद आते हैं मास, ठीक है, मास एनर्जी, ठीक है, मास का एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए रिलेशन, जैसे ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मैंने कहा था, ठीक है। देन मास डिफेक्ट, ठीक है, मास डिफेक्ट। देन बाइंडिंग एनर्जी,
ठीक है, कितनी एनर्जी जो बांध के रखे हुआ है इसको, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, पर न्यूक्लियन कितनी बाइंडिंग, ये डेरिवेशन टाइप का रहेगा मैथमेटिकल। एंड इट्स वेरिएशन, और इसका जो वेरिएशन है किसके साथ, विद मास, ठीक है, विद मास नंबर के साथ इसका बाइंडिंग एनर्जी का कितना वेरिएशन है। देन न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दो फिनोमिना है, ठीक है। जैसे एक पे तो बनता है हमारा एटम बम, दूसरे पे बनता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। अब जो सन से भी एनर्जी पैदा हो रही है वो भी इनमें से एक में से पैदा हो रही है, ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा, आपको करना है ये काम, ठीक है, सन की एनर्जी कैसे पैदा होती है। तो उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, यूनिट नंबर 9 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो यूनिट नंबर 9 पे पहुंचे हम। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपने सब देखी हैं, अभी आजकल जितने एलईडी आ रहे हैं सब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, टीवी भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो पहले आपको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी है वो सेमीकंडक्टर बेस्ड चलता है काम, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल है बेसिकली। तो यहाँ पर अब है आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। उसके बाद आता है मटेरियल्स, ठीक है, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, देन डिवाइसेस हैं, देन सिंपल सर्किट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, एनर्जी बैंड्स, ठीक है, एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये कंपेयर करना है हमने तीनों के एनर्जी बैंड को, ठीक है। तो कोवेलेंट जो आपके कंडक्टर होंगे उसमें एनर्जी बैंड पास पास होंगे, ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर है उसमें हल्के से दूर होंगे, और जो आपके इंसुलेटर है उसमें बहुत ज़्यादा दूर होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं एक एनर्जी बैंड से दूसरे एनर्जी बैंड में, इस टाइप का चलता है फिनोमेना इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर सबसे काम की चीज़ है, ठीक है, ना तो कंडक्टर ना ही इंसुलेटर। उसका क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं करना आपने, सिर्फ आपको एक डायग्राम की हेल्प से तीनों को कंपेयर कर देना है। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, ये सबसे बेसिक रहता है सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। आई वी का मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। तो इसमें अब फॉरवर्ड दो तरह का रहेगा, इसमें एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, ये रिवर्स बोल सकते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स, ठीक है, बायस, एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस, फॉरवर्ड से उल्टा रिवर्स, ठीक है। उसके बाद है डायोड एज रेक्टिफायर, ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है, डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह से यूज करेंगे तो उसका क्या सर्किट बनेगा, तो वो सब स्टडी करना है हमने इसमें। उसके बाद आता है स्पेशल, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन, ठीक है, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब पीएन जंक्शन क्या है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। देन एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड के बाद आता है फोटो डायोड, ठीक है। ये टाइप से आगे डायोड के, एक तो लाइट एमिटिंग डायोड है, एक है फोटो डायोड। देन सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल हम ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं, जो इनपुट है वो हमारा क्या है, वहां पर लाइट है, और आउटपुट क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। अभी एक स्पेशल टाइप का डायोड है जेनर डायोड, ठीक है, जेनर डायोड, ये सारे आपके डायोड के टाइप्स हैं आगे। एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है आपको, ठीक है। देन जेनर डायोड एज वोल्टेज, ठीक है, जब जेनर डायोड है उसका काम क्या है, वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट आ गया जेनर डायोड का। तो ये हमारे पास सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारा फिजिक्स का +2 का, ठीक है। तो दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस के लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं हमारे पास, हम कंप्लीट सीरीज बनाने जा रहे हैं इसके 10+2 के। हमारे पास चाहे आर्ट्स है, चाहे हमारे कॉमर्स है, चाहे साइंस है, सभी का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।